हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक चैप्टर है कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं एट्रीब्यूट्स का इंट्रोडक्शन। और इस चैप्टर के अंदर जो चार्ट्स यूज किए जाते हैं जैसे कि पी चार्ट, सी चार्ट, इनका नॉर्मल इंट्रोडक्शन और इसकी कैलकुलेशन के लिए जो भी फॉर्मूले यूज किए जाते हैं वह भी मैं आज के वीडियो में समझाने वाला हूं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो पूरा जरूर देखें। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के और भी वीडियो में डाल चुका हूं, वह आप देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बना रखी है हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो में अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पर टॉपिक लिखा कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर सबसे पहले मैं समझाऊंगा फ्रेंड्स कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। जैसे कि सामने आपको डेफिनेशन लिखी दिख रही है, यहाँ पर इंग्लिश में और इधर हिंदी में। इसी को मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझें, नॉर्मल समझे फ्रेंड्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या है? किसी प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटी जिसे हम देखकर या नॉर्मल इंस्पेक्शन से पता किया जा सके। समझ में आया फ्रेंड्स? किसी प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटी या ऐसे कैरेक्टर जिन्हें नॉर्मल देखकर या नॉर्मल इंस्पेक्शन से पता किया जा सके कि यह रिजेक्टेड पीस है या फिर एक्सेप्टेड, मतलब उसकी क्वालिटी को चेक किया जा सके। समझ में आया फ्रेंड्स? अब थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं तो और समझ में आएगा। जैसे कि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब हम किसी शॉप पर जो बल्ब होता है उसको खरीदते हैं तो हम क्या चेक करते हैं? हम शॉप वाले से बोलते हैं कि इसको हमें चेक कराओ, तो वो क्या करता है? उसको जलाकर दिखाता है। अगर वह जलता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, या फिर वह नहीं जलता तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब हमने क्या किया? देखकर पता कर लिया कि यह एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है, मतलब उसकी क्वालिटी चेक हो गई है कि वह रिजेक्टेड है या फिर एक्सेप्टेड है। ऐसे ही जब हम किसी गिलास की, जैसे कांच से बोलते हैं, कांच की कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम वहां पर देखकर ही पता कर लेते हैं कि उसमें कोई क्रैक है या कोई हॉल है, बेंट है, इस तरह के, या कोई स्क्रैच है। इन सब से हम क्या पता करते हैं कि वह जो गिलास की वस्तु है या कोई प्रोडक्ट है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। मतलब उसकी क्वालिटी हमने देखकर ही पता कर लिया है कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं। इसी तरह फ्रेंड्स, हम जब गेहूं वगैरह खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं? उसको नॉर्मल हाथ में लिया मैंने, हाथ में लेते ही ये पता कर लेते हैं कि वह एक्सेप्टेड है या नहीं। कैसे? कि उसमें हम जो कचरा रहता है वो देख लेते हैं, उसमें जो डस्ट है वो देख लेते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, जब हम आयरन की कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसमें जो जंग वगैरह लग जाती है वह देखकर ही पता कर लेते हैं हम कि इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। इसी तरह फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी हम क्वालिटी को देखकर पता किया जा सकता है। समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि एट्रीब्यूट्स क्या है। एट्रीब्यूट्स किसी प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिन्हें नॉर्मल देखकर या नॉर्मल इंस्पेक्शन से पता किया जा सके। तो फ्रेंड्स, समझ में आया होगा यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसका मतलब। अब फ्रेंड्स, ये एट्रीब्यूट्स चेक करते हैं हम कैसे, तो और क्यों करते हैं? तो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, इसकी जो प्रोडक्शन होता है, जो डिफरेंट टाइप्स की वहां पर मशीनें लगी रहती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, जिसपे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं? जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकल रहे हैं, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहां पर हम ऐसे पीस निकालते हैं, ऐसे प्रोडक्ट निकालते हैं नॉर्मल देखकर या नॉर्मल इंस्पेक्शन से कि जिन्हें कस्टमर एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो वहां पर उसी के लिए हम क्या करते हैं? एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट बनाने का पर्पज होता है वहां पर नंबर ऑफ पीस निकले हुए हैं, कितने बने हुए हैं एक मशीन पर, और कितने एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए, जिससे कि इसके प्रोडक्शन को हम कंट्रोल कर सकें और जो डिफेक्ट है उसको कम से कम कर सकें। तो फ्रेंड, समझ में आया होगा कंट्रोल चार्ट्स क्या होता है। एक ऐसा चार्ट होता है जिसे हम प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए बनाते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट और किस मशीन पे कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, और उनमें एवरेज निकालते हैं कि कितने एक्सेप्टेड है और कितने रिजेक्टेड है, फिर उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एट्रीब्यूट्स भी समझ में आया होगा, कंट्रोल चार्ट्स भी समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि क्यों बनाते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से चार्ट्स यूज करते हैं उनको भी समझ लेते हैं।
तो फ्रेंड्स सामने आपको दिख रहे होंगे जो डिफरेंट टाइप्स के चार्ट यूज किए जाते हैं वहां पर। तो यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स चार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है चार्ट्स फॉर डिफेक्टिव यूनिट्स, दूसरा होता है चार्ट्स फॉर डिफेक्ट्स। अब इसमें जो चार्ट्स फॉर डिफेक्टिव यूनिट्स है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि पी चार्ट, 100 पी चार्ट और एन पी चार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पी चार्ट क्या होता है, यहाँ पर उसकी वैसे डेफिनेशन लिख दी है। यह शो कराता है डिफेक्टिव फ्रैक्शन को, जो भी हमारे सैंपल पीस है उनके। जैसे कि इसको समझ लेते हैं, जैसे कोई मशीन है, मैंने मान लिया कि हमारे पास 10 मशीन है। ठीक है, हर एक मशीन पे मैंने मान लिया हम 200 प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो हम इसका फ्रैक्शन निकालते हैं, किसका, डिफेक्टिव पीस का। मान लो हम एक मशीन पर 200 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें कितने डिफेक्ट है वही नोट करते हैं। इसी तरह दूसरी मशीन पर भी 200 प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें कितने डिफेक्ट है। इसी तरह हम सभी मशीनों पर 200 प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन सभी मशीनों पर कितने कितने डिफेक्टिव पीस हो रहे हैं, इनका हम क्या निकालते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं। मतलब फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी मशीन पे अगर 200 प्रोडक्ट बन रहे हैं और उसमें से 10 पीस रिजेक्ट हो रहे हैं, तो 10 पीस में बटे कितने का कर देते हैं, 200 का। तो उसका क्या निकाला आता है, फ्रैक्शन निकाला आता है। तो ये होता है पी चार्ट। इसी तरह 100 पी चार्ट भी इसी के सिमिलर होता है और एनपी चार्ट भी इसी के सिमिलर होता है। अब दूसरा आता है चार्ट्स फॉर डिफेक्ट्स। तो जो सी चार्ट है फ्रेंड्स, जो चार्ट्स ऑफ डिफेक्ट्स हैं, यह एक ही टाइप्स का होता है, सी चार्ट। सी चार्ट्स में फ्रेंड हम शो कराते हैं ओनली डिफेक्टिव पीस को। इसको ओनली जो हमारे पीस डिफेक्ट हो रहे हैं उसको शो कराते हैं। जबकि पी चार्ट में हम क्या शो कराते थे, फ्रैक्शन को, मतलब परसेंटेज भी निकालते हैं हम इसमें डिफेक्टिव का। कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, या जो फ्रैक्शन होता है यह भी बता चुका हूँ। फ्रैक्शन का नॉर्मल मतलब होता है भिन्न। भिन्न का मतलब होता है जो भी हमारे डिफेक्टिव पीस है उसमें डिवाइड करना नंबर ऑफ पीस का। ठीक है फ्रेंड, तो सी चार्ट और दोनों में समझ में आया होगा। इसमें हम डिफेक्टिव फ्रैक्शन निकालते हैं, इसमें ओनली डिफेक्टिव पीस की जो भी संख्या है उसको निकालते हैं। तो ये दो टाइप्स के न्यूमेरिकल पढ़ते हैं फ्रेंड्स इसमें, पी चार्ट और सी चार्ट। इन सभी के लिए फॉर्मूले कौन से यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स, उसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जैसे कि पी चार्ट में सामने वर्टिकल दिशा में देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, एनपी चार्ट के लिए कौन से और सी चार्ट के लिए कौन से। तो फर्स्ट वन बाय वन समझते हैं। जैसे कि पी चार्ट के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं फ्रेंड्स कंट्रोल लिमिट। सीएल क्या होती है, कंट्रोल लिमिट। इस कंट्रोल लिमिट्स को शो कराते हैं पी बार से। किससे, पी बार। बार क्या होता है, ये निशान दिख रहा है, पी बना हुआ है, ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, इसे बोलते हैं पी बार। तो इस पी बार को फाइंड करते हैं यहाँ से। इसको निकालने का तरीका होता है फ्रेंड्स कि जो भी हमारे नंबर ऑफ सैंपल है और जो हमारे डिफेक्ट है इसके थ्रू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसको ध्यान से सुन लें। जैसे कि हमने एक मशीन पर 200 प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस तरह दूसरी मशीन पर 200 बना रहे हैं, या तीसरी मशीन पे कुछ और बना रहे हैं, चौथी मशीन पे कुछ और बना रहे हैं। ऐसे नंबर ऑफ मशीन हमारे पास कुछ, उस पे हम अलग अलग प्रोडक्ट की क्वांटिटी बना रहे हैं, या फिर एक समान प्रोडक्ट की क्वांटिटी बना रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए 100 बना रहे हैं, या फिर अलग अलग भी हो सकती है। तो उनको हम ऐड कर लेते हैं कि टोटल कितने प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसको कहां पर रखते हैं, इस के की जगह क्या रखते हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको रखेंगे के की जगह। और फिर इस प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें कितने रिजेक्ट पीस है या कितने डिफेक्टेड पीस है, उन डिफेक्टेड पीस को हम कहां रखते हैं, इस सिग्मा पी की जगह रखते हैं। सिग्मा पी की जगह क्या रखेंगे, जो डिफेक्टेड पीस है उसको रखेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टेड पीस जो पूरे काउंट कर लेंगे उसको यहाँ पर रख देंगे, और कितने सैंपल बना रहे हैं हम उसको यहाँ पर रख लेंगे। तो फ्रेंड इसका क्या निकल आएगा, पी बार निकल आएगा या कंट्रोल लिमिट निकल आएगी। इसके बाद निकालते हैं फ्रेंड्स अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। तो अपर कंट्रोल लिमिट को भी समझ लें फ्रेंड्स, और लोअर कंट्रोल ये होती है लोअर कंट्रोल लिमिट। यहाँ पर यू गलत लिखा है फ्रेंड्स, तो इस यू की जगह हम क्या लिख लेंगे, एल बना लेंगे, एल सी एल हो जाएगा। ठीक है, ये गलती से टाइप होगा तो क्या हो जाएगा, एल सी एल, मतलब लोअर कंट्रोल लिमिट, ऊपर की है अपर कंट्रोल लिमिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपर कंट्रोल लिमिट की जगह जो पी बार लिखा हुआ है, ये यहाँ पर जो हम फाइंड आउट करेंगे उसी पी बार की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, +3। रूट के अंदर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पी बार की जगह कौन सी वैल्यू रखेंगे, जो हम यहाँ पर पी बार की वैल्यू निकालेंगे या जो यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद क्यूब की जगह क्या रखेंगे, इसको समझिए। क्यूब की जगह रखते हैं फ्रेंड्स हम ब्रैकेट के अंदर बर माइनस पी बार, क्या होता है,
1 माइनस पी बार, क्या होगा पी बार, फिर ब्रैकेट के अंदर चालू करेंगे हम 1 लगाएंगे माइनस पी बार होगा, पी बार की जगह ऑलरेडी जो वैल्यू यहाँ पर है उसी को हम यहाँ पर रख देंगे, तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी पी बार ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस पी बार। इसी तरह नीचे जो n दिख रहा है इस n का भी हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। n का फ्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट है और नंबर ऑफ मशीन है, जैसे कि मैंने मान लिया हमारे पास 10 मशीनें और 10 मशीनों पर मान लिया मैंने कि 1000 प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, कितना 1000 प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, तो हम कैसे निकालते हैं इसका फ्रैक्शन, जो 1000 प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें हम 10 मशीनों का डिवाइड कर देते हैं, कितने कर देंगे 10 मशीनों का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा, तो इस तरह हम n की जगह क्या रखेंगे 100 रखेंगे। मैंने मान लिया कि हमारी 10 मशीनें उस पर 3000 प्रोडक्ट बन रही हैं, तो उसमें हम n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3000 जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें 10 मशीनों का डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा 300, तो n की जगह कितना रख देंगे 300 रख देंगे। समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसको ऊपर रखते हैं और जितनी मशीनें उसको नीचे रखते हैं, तो मशीनों का नंबर ऑफ मशीन का डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट में, तो हमारा n की वैल्यू निकल आती है। इस तरह इसमें क्या इसके सेम ही होता है, लोअर कंट्रोल लिमिट में यहाँ पर माइनस लगाना बस। इसके बाद करते हैं एनपी चार्ट। एनपी चार्ट में और जो पी चार्ट में सिर्फ डिफरेंस ये होता है फ्रेंड्स, सेम कैलकुलेशन है, एन जो हम पी बार होता है यहाँ पर ये जो पी बना हुआ इसकी जगह एन पी बार लिख दिया बस, बकाया सारे फॉर्मूले सेम ही रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी देखेंगे एन पी बार लिखा हुआ है प्लस 3 लिखा हुआ है, एन पी क्यू लिखा हुआ है, ए सेम लिखा हुआ है। हमें क्या करना है क्यू की वैल्यू निकालेंगे, एन से एन रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर पी चार्ट इंपॉर्टेंट है और सी चार्ट इंपॉर्टेंट है, तो सी चार्ट को भी समझ लेते हैं। सी चार्ट में हमने क्या बताया था फ्रेंड्स, नंबर ऑफ डिफेक्ट निकालते हैं। नंबर ऑफ डिफेक्ट क्या होता है इसको ध्यान से सुनना। जैसे मैंने मान लिया कि एक प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट हमने बनाया, अब उसमें कितने डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि मान लिया उसमें क्रैक है एक डिफेक्ट हो गया, उसका कलर फेड है दूसरा डिफेक्ट हो गया, उसमें कुछ होल भी है तो 3 डिफेक्ट हो गए, मतलब एक प्रोडक्ट में कितने डिफेक्ट हुए 3 डिफेक्ट हुए, तो नंबर ऑफ डिफेक्ट कितने होगा 3 डिफेक्ट हुए। समझ में आया होगा सी चार्ट में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स देखते हैं। इस तरह मान लो हमारा कोई दूसरा प्रोडक्ट है, अब दूसरे प्रोडक्ट में मैंने समझ लिया कि हमारे उसमें 2 ही डिफेक्ट है, मान लिया होल है और क्रैक ही है। इस तरह तीसरा प्रोडक्ट देखा उसमें मैंने समझ लिया कि एक ही डिफेक्ट है, कि कलर ही डिफेक्ट है या फिर कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं एक ही प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ डिफेक्ट निकालते हैं, उसकी संख्या निकालते हैं, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं इस कंट्रोल लिमिट निकालते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। तो जो हमारी अपर कंट्रोल लिमिट है या इसको सी बार से भी डिनोट करते हैं, इसमें क्या निकालते हैं जो भी हमारे टोटल फ्रेंड्स हमारे जो भी डिफेक्ट हैं, जो नंबर ऑफ हमारे प्रोडक्ट हैं उसको ऊपर रखते हैं और जो नंबर ऑफ डिफेक्ट है उसको कहाँ रखेंगे नीचे रखेंगे। तो फ्रेंड्स इसको एक बार और समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया है कि हम कैसे निकालते हैं सी बार या कंट्रोल लिमिट। ध्यान से सुने, हमने इसमें क्या बताया था अभी कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स निकालते हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट में कितने टाइप्स के डिफेक्ट है। तो हमने मान लिया हमारे पास 10 प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट में 3 डिफेक्ट हैं, दूसरे प्रोडक्ट में 2 डिफेक्ट हैं, तीसरे प्रोडक्ट में कुछ और डिफेक्ट हैं, चौथे प्रोडक्ट में कुछ और डिफेक्ट है। इसी तरह 10 प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मान लिया 10 प्रोडक्ट में हमारे 20 डिफेक्ट आए हुए हैं, तो 20 जो डिफेक्ट आ रहा है मतलब नंबर ऑफ डिफेक्ट कहाँ रखेंगे ऊपर रखेंगे, तो सिग्मा C1 लिखा हुआ वहां पर क्या रखेंगे नंबर ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, और नीचे क्या रखेंगे फ्रेंड्स जो नंबर ऑफ पीस लिए हुए, जैसे कि हमने 10 पीस लिए हुए हैं तो 10 को कहाँ रख देंगे नीचे रख देंगे के की जगह, और नंबर ऑफ डिफेक्ट हुए उसको कहाँ रखेंगे ऊपर रखेंगे। इस तरह हम क्या निकाल लेंगे सी बार। तो सी बार यहां से निकालने का तरीका समझ गए होंगे फ्रेंड्स, नंबर ऑफ डिफेक्ट काउंट कर लेंगे कितने हैं और नीचे क्या रख देंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट, उससे हम क्या निकाल लेंगे सी बार निकाल लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या निकालते हैं इसकी अपर कंट्रोल लिमिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं अपर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट में क्या करते हैं जो सी बार है जो ऑलरेडी हम यहाँ ऊपर निकाल चुके हैं नंबर ऑफ डिफेक्ट बटे नंबर ऑफ प्रोडक्ट से, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं +3। ये क्या बना हुआ 3 के बाद होता है रूट के अंदर क्या होता है जो सी बार की वैल्यू यहाँ पर निकाली हुई उसी को रखेंगे। इसी तरह ये यहाँ पर होता है, इस प्लस की जगह सिर्फ माइनस कर देते हैं,
इस सी बार क्या होगा, जो यहाँ पर हम सी बार की वैल्यू निकालेंगे -3 रूट के अंदर सी बार। इसी तरह फ्रेंड्स इसको एक बार और समझा लेता हूँ, एनपी चार्ट में समझा रहा था, थोड़ा सा छोड़ दिया था। इसमें एनपी बार जैसे मैंने बताया पी बार, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, याद रखें। नंबर ऑफ डिफेक्ट है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और नीचे क्या रखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल या नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अब जो यहाँ पर एनपी बार की एनपी बार जो भी यहाँ पर निकलेगा अपर कंट्रोल लिमिट, उसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और एनपी बार यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। लेकिन क्यूब मैंने बता चुका हूँ, क्यूब की वैल्यू ऐसे कि यहाँ पर बताया था, क्या क्या बदल देते हैं, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एनपी बार, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस पी बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू की जगह 1 माइनस एनपी बार। इस तरह यहाँ पर सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसके जो कुछ एडवांटेज है उसको भी समझ लेते हैं। कुछ एग्जाम यहाँ पर फ्रेंड्स एडवांटेज लिखे हुए हैं जिसको मैं थोड़ा जल्दी समझा देता हूँ। जैसे कि जो भी हमारा एट्रीब्यूट्स है, इस यह क्या होता है, बहुत सिंपल होता है और इकोनॉमिकल होता है, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता है, क्योंकि इस नॉर्मल हम देखकर भी पता कर सकते हैं, नॉर्मल इंस्पेक्शन से पता किया जा सकता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो ओवरऑल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को आसानी से चेक किया जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हम बल्ब खरीद रहे हैं, तो उसको जब चेक करके दिखाता है जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है, तो ऑन द स्पॉट हमें पता पड़ जाता है कि वह उसकी क्वालिटी क्या है। इसी तरह फ्रेंड्स इसमें जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ कि इसमें हम तुरंत डिसीजन ले लेते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है देखकर, क्योंकि ओवरऑल क्वालिटी एक ही बार में चेक हो जाती है और हमें पता पड़ जाता है कि इसको हम एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना, जिसे बोलते हैं क्विक डिसीजन। तो फ्रेंड्स ये आज का मेरा वीडियो था, अगर समझ में आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।